हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 5 फरवरी 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ये लेक्चर है गाइस। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर अपन सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं और अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करेंगे और लेक्चर्स के दौरान मैं आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देता हूं उसको आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका 100% सिलेक्शन होगा। और 100% सिलेक्शन की बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं, इसके बाकायदा प्रूफ भी देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ वीडियो मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले मैंने जो भी टॉपिक्स यहाँ पर रेगुलर लेक्चर्स के दौरान कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। और स्टेट सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो बता दूं कि यूपी पीसीएस 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले मैंने जितने भी टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करिए और जो भी इंस्ट्रक्शन देता हूं उसको आप रिलीजियसली फॉलो करिए। और ये लेक्चर्स की ऑडियो आप खबरी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। खबरी एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। झा सर एकेडमी करके अपना चैनल है, इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर डेली ऑडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और डेली लेक्चर की गाइज अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मात्र 100 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है जिसमें आप पीडीएफ इसकी ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। मेरे नाम को सर्च करके, कमलाक्ष झा मेरा नाम है, फेसबुक पर सर्च कीजिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा, वहां पर मैसेज कर सकते हैं आप। या फिर 9713282838 ये मेरा नंबर है, ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप के थ्रू, एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। और टेलीग्राम पर आप हैं तो टेलीग्राम का अपना एक चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। आज जो टॉपिक्स अपन कवर करेंगे वो पेपर 1 से छाबर पोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये छाबर पोर्ट का। इसके अलावा प्रबुद्ध भारत के बारे में बात करेंगे। फिर पेपर 2 से अपन नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर अपन 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट न्यूज में अपन डिस्कस करेंगे सेंसस के बारे में, कुछ फैक्ट्स जानेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। और श्रीलंका ने जो है वो अपना ईसीटी ईस्टर्न कॉरिडोर जो टर्मिनल है उसको बंद कर दिया है किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए, तो उस पर एक बात करेंगे अपन। इसके अलावा म्यांमार के अंदर हम लोग को मिलिट्री रूल देखने को मिल रहा है तो उसको डिस्कस करेंगे। फिर पेपर 3 के टॉपिक में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। 14 नई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स को इंक्लूड किया गया है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम के अंडर, तो इसको अपन डिस्कस करेंगे। स्टार डस्ट 1.0 क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हैं आज के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं अपन। और गाइज लाइक जरूर कर देना आप अगर आपको अच्छा लगे एंड तक ये पूरा वीडियो, क्योंकि लाइक किए बिना मत जाइएगा। और शेयर गाइज जरूर कीजिएगा लेक्चर को। गाइज बात करेंगे छाबर पोर्ट के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। छाबर पोर्ट ये जो बंदरगाह है ये हम लोग ईरान पर बना रहे हैं। ये बंदरगाह इंडिया बना रही है इस बंदरगाह को ईरान पर। और ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 यानी कि मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से, डिप्लोमेटिक रिलेशन पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन पेपर 3 में भी आप शामिल कर सकते हो क्योंकि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। छाबर पोर्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज तो इसकी लोकेशन देखते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके स्टडी टेबल के सामने जो दीवार है वहां पर बड़ा सा वर्ल्ड का मैप तो लगा ही होगा। अगर नहीं लगा है तो आजकल में ही जाकर लगवा लो, राइट, खरीद लो, स्टेशनरी में मिल जाएगा या जो भी बुक स्टोर है आपके घर के आसपास वहां से बड़ा सा वर्ल्ड वाला मैप ले लो और इंडिया का बड़ा मैप ले लो, ठीक है, और चिपका लेना दीवार के सामने। और जिन स्टूडेंट्स के पास भी है चलो जाओ अपने मैप के सामने खड़े होइए और देखिए इंडिया को देखिए मैप पर। इंडिया के बगल में आपको पाकिस्तान कंट्री दिखाई देगी, पाकिस्तान के बगल में आप देखोगे ईरान कंट्री आपको दिखाई देगी। ईरान के साउथ में देखेंगे आप तो आपको समुद्र दिखाई देगा। यहां पर ही हम लोग को एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम लोग को नजर आता है, राइट, यहीं पर ही। और आप देखेंगे ईरान के साउथ पे समुद्र के उस पार एक कंट्री आपको दिखाई देगी ओमान, और यहीं पर ही गल्फ ऑफ ओमान है, यानी कि ये जो समुद्री एरिया है ये गल्फ है, इसको गल्फ ऑफ ओमान जो है वो कहा जाता है।
यहीं पर ही गल्फ ऑफ ओमान पर ही हम लोग एक बंदरगाह बना रहे हैं ईरान के अंदर। काम चल रहा है बंदरगाह बनाने का ईरान के अंदर, राइट। तो ये पोर्ट हम लोग बना रहे हैं ईरान पे। और अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है तो उसको मैं पहले आपको बताता हूं, फिर अपन इस ज्योग्राफी वाले टॉपिक को भी और बात करेंगे इसके बारे में भी। तो देखिए गाइस, अभी हम लोगों ने छाबर पोर्ट में, इस बंदरगाह में दो क्रेन्स, दो मोबाइल हार्बर क्रेन जो है वो यहां पर भिजवाई हैं, डिलीवर करवाई हैं। क्रेन, बंदरगाह में क्रेन का उपयोग होता है, आप सभी लोग जानते हैं। शिप वगैरह जो होती है उससे सामान निकालने के लिए, उस पर सामान चढ़ाने के लिए क्रेन का उपयोग होता है, सभी को पता है आप लोगों को। तो हम लोगों ने दो क्रेन्स जो है वो वहां पर भिजवाई हैं। इंडिया और ईरान के बीच में बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मई 2016 में। 85 मिलियन यूएस डॉलर का ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट था। इसी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर हम लोगों ने ये दो क्रेन्स ईरान पर भिजवाई हैं छाबर पोर्ट के लिए, क्योंकि हम छाबर पोर्ट को बना रहे हैं और छाबर पोर्ट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पोर्ट के माध्यम से, इस बंदरगाह के माध्यम से हम लोग ट्रेड करेंगे। हमारा जो यूरोप की क्षेत्र में या सेंट्रल एशिया जो रीजन है वहां पर ट्रेड बढ़ जाएगा इस पोर्ट के कारण। तो जब हमारा इतना फायदा हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी तो बनवाएंगे ना, यहाँ पर हर एक इक्विपमेंट होना चाहिए। तो इस पोर्ट के ऑपरेशनलाइज पर्पस के लिए हम लोग को यहाँ पर पूरी व्यवस्था करवानी है, तो इसलिए हम लोगों ने अभी यहाँ पर दो क्रेन्स भिजवाई हैं, ठीक है। और भारत का ये एक कदम देखने को मिल रहा है इस पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए, इस बंदरगाह परियोजना के लिए, इस बंदरगाह परियोजना को आगे बढ़ाने का संकेत ये दे रहा है कि हम लोगों ने जो ये दो क्रेन्स भिजवाई हैं। गाइस, आपको शायद पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में इशू हम लोग को बहुत समय से बहुत बड़े इशू देखने को मिल रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए हैं कि कोई भी कंट्री ईरान के साथ किसी भी प्रकार का अगर ट्रेड करती है, किसी भी प्रकार की डील करती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स उस कंट्री के ऊपर, यानी कि जो कंट्री ईरान के साथ डील कर रही है उसके ऊपर भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देगा, राइट। बट हम लोगों ने थोड़ी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मांडवाली करी थी, बातचीत करी थी, नेगोशिएशन किया था कि यार हम लोगों ने पैसा फंसाया हुआ है छावर पोर्ट में, तो हमें थोड़ा काम करने दो। थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को रिलैक्सेशन दिया हुआ है। बट अभी नया एडमिनिस्ट्रेशन आ गए, नए प्रेसिडेंट आ गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, बाइडेन। तो अब उन्होंने कुछ दिनों पहले ही डिक्लेयर किया था, इसके बारे में भी अपन ने बात करी थी कि ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए हैं वो बाइडेन जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शन हटाएंगे और दोबारा से ईरान न्यूक्लियर डील पे री एंटर करेंगे, राइट। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में जो टेंशन जो है वो आने वाले समय में थोड़ी कम होने की संभावना है। तो हम लोग सिर्फ उसी चीज का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही वो यूनाइटेड स्टेट्स री एंटर कर जाता है ईरान न्यूक्लियर डील में, हमारा जो प्रोजेक्ट जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो जाएगा। अभी हम लोग धीरे धीरे करके एक एक कदम ले रहे हैं, राइट। यानी कि अभी हम लोग वार्म अप कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मतलब सिर्फ चल रहे हैं, फिर धीरे से हम लोग थोड़ी देर समय के बाद जॉगिंग करेंगे, फिर एकदम फास्ट रनिंग करने लगेंगे, राइट। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग डील करने वाले हैं। डील को हम लोगों ने बढ़ाना शुरू कर दिया, कदम उठाना शुरू कर दी, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में टेंशन के चलते ये डील जो है वो स्टॉल हो गई थी, यानी कि रुक गई थी, राइट। बट अब इस प्रोजेक्ट पर हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं और ये एक संकेत है, हम लोगों ने यहाँ पर दो क्रेन्स भिजवाए हैं। इसकी लोकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बता देता हूं, गल्फ ऑफ ओमान पर ये लोकेटेड है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ईरान का ये एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, एकमात्र ओनली ओशियानिक पोर्ट है ये ईरान का, राइट। और छाबर पोर्ट हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा, जब भी आप मैप को देखेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है मैप को देख करके, अगर मैं इंडिया से एक ट्रक निकालता हूं, राइट, एक ट्रक पर सामान भरता हूं और ट्रक जो है वो मुझे अफगानिस्तान तक पहुंचाना है, तो मुझे पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में आ जाता है पाकिस्तान। और या फिर मैं ऐसा बोलूं कि अगर हमें सेंट्रल एशिया के मार्केट पर सामान पहुंचाना है तो हमें पाकिस्तान से होकर गुजरना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बट हम लोगों ने एक ऑप्शन ढूंढ लिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, गुजरात पे सामान लेकर आएंगे, गुजरात से वो सामान जो है वो लोड होगा शिप पे, और शिप से वो सामान जाएगा छाबर पोर्ट में। छाबर पोर्ट जिसको हम लोग बना रहे हैं ईरान के अंदर, वहां पर सामान उतरेगा और वहां पर रेल के थ्रू, रेलवेज के थ्रू या फिर मतलब रोडवेज के थ्रू ट्रक वगैरह में सामान भर के अफगानिस्तान में सामान पहुंच जाएगा, या फिर सेंट्रल एशिया में सामान पहुंच जाएगा, या यूरोप अगर हमें सामान पहुंचाना है तो इसी रूट के थ्रू हम लोग सामान पहुंचा सकते हैं। इसमें हम लोग पाकिस्तान को बाईपास कर जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन सही नहीं, और हम चाह भी नहीं रहे कि किसी प्रकार का लिंक हो या किसी प्रकार का हमारे ट्रेड में पाकिस्तान का हस्तक्षेप हो, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने एक रूट जो है वो यहां पर बना लिया। तो ये ट्रेड पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत काम का रूट है। तो ये तो बात हो गई ट्रेड पर्सपेक्टिव की। इसके अलावा दूसरी जो चीज यहां पर हमें देखने को मिलती है वो ये है कि ये इकलौता ऐसा ईरान, इकलौता ऐसा कनेक्टिविटी है, इकलौती ऐसी रूट के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तौर पर है। यहां पर
सीवेज, रेलवेज और रोडवेज रूट्स अवेलेबल हैं। अगर हमें इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप और सेंट्रल एशिया को आपस में कनेक्ट करना है तो छाबर पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तौर पर एक की गेटवे के तौर पर ईरान हमें देखने को मिलता है, छाबर पोर्ट हमें देखने को मिलता है, राइट। और दूसरी बात, अब यहां पर देखो, ट्रेड पर्सपेक्टिव की बात हो गई, प्रॉफिट की बात हो गई। अब थोड़ी सी बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो देखिए, आप जानते हैं इस चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके बारे में कई बार मैं डिटेल में आप लोग को पढ़ा चुका हूं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक्सटेंशन जो है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चाइना ग्वादर पोर्ट बना रही है पाकिस्तान के अंदर, ग्वादर पोर्ट। और ग्वादर पोर्ट और छाबर पोर्ट की जो दूरी है, डिस्टेंस जो है वो काफी कम है। मतलब कहा जाता है कि करीब 350-400 किलोमीटर के आसपास कहीं बस डिस्टेंस है, उससे ज्यादा का डिस्टेंस नहीं है। तो बहुत कम डिस्टेंस पर ये दोनों पोर्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ग्वादर पोर्ट और छाबर पोर्ट, राइट। तो ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना बना रही है पाकिस्तान के अंदर। किस लिए चाइना यहां पर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रही है? क्योंकि चाइना को चाहिए अरेबियन सी का क्षेत्र, कि अरेबियन सी पे वो अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाह रही है, क्योंकि इंडिया इसको यहां तक आने नहीं देती है। बट अब वो बोलेगी कि यार हमारा प्रोजेक्ट है, हमें जाने दो, तो हम लोग रोक भी नहीं सकते, इंटरनेशनल वॉल्यूशन हो जाएगा उसको रोकने की, उसने वहां पर डील की हुई है, राइट। तो हम लोग उस पर हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते किसी प्रकार से। और चाइना ग्वादर पोर्ट के माध्यम से इस क्षेत्र पर क्या करेगी? अपनी नेवी यहां पर तैनात कर देगी। चाइना बोलेगी ना कि ये पोर्ट मैंने बनाया है, इस पोर्ट की मुझे सिक्योरिटी करनी है, यानी कि सेफ रखना है इस पोर्ट को, तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से मैं चाइना क्या करेगी? यहां पर अपनी नेवी तैनात कर देगी, अपनी आर्मी तैनात कर देगी। तो एक प्रकार से सेकेंडरी मिलिट्री बेस चाइना का ये ग्वादर पोर्ट बन जाएगा। अब ये हमारे लिए खतरा है, क्योंकि यहां पे आ जाएगी चाइना की आर्मी, चाइना की मिलिट्री, चाइना की नेवी यहां पर तैनात हो जाएगी। तो ये हमारे लिए खतरा है ना डायरेक्टली। अब हम क्या करेंगे? चाइना को काउंटर करने के लिए छाबर पोर्ट पे अपनी नेवी तैनात कर देंगे। तो इससे क्या रहेगा? अल्टीमेटली सिक्योरिटी जो है और नेक टू नेक जो है वो हम लोग चाइना के साथ जो है वो मतलब किसी भी प्रकार की, अगर चाइना हमारे लिए किसी प्रकार की दुविधा बना रहा है तो उस पर हम लोग शील्ड के तौर पर काम करेंगे, उसको रोकने का काम करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजिकली भी और साथ ही साथ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी ये छाबर पोर्ट हमारे लिए काम करेगा इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, राइट। ट्रेड पर्सपेक्टिव से तो कर ही रहा है, क्योंकि इससे हमारा ट्रेड बढ़ जाएगा सेंट्रल एशिया के साथ, और पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि यार हमें अगर ट्रेड करना है सेंट्रल एशिया के साथ तो कहीं पाकिस्तान जो है वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, क्योंकि पाकिस्तान से होकर माल गुजरेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो बातों को? तो इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज है, बट अंडरस्टैंडिंग ऐसी आपको होनी चाहिए। और ग्वादर पोर्ट मैंने आपको बताया था कि 400 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर हम लोग को देखने को मिलता है छाबर पोर्ट से बाय रोड, और समुद्री रूट के थ्रू मात्र 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है छाबर पोर्ट और ग्वादर पोर्ट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और छाबर पोर्ट जो है ये डेवलप और ऑपरेट किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, और ईरान भी मिलिट्री एलाय बन गई है इंडिया की इसी डील के चलते, कि हम लोग भी मिलिट्री एलाय बन गए हैं। मिलिट्री फ्रेंडशिप जो है वो इंडिया और ईरान के बीच में हो गई है इस छाबर डील के कारण। और छाबर जो है उसका उपयोग किया जाएगा, जैसे कि इनकेस अगर चाइना की नेवी अगर यहां पर आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो ग्वादर पोर्ट पे अपनी नेवी तैनात कर देती है, तो हम लोग उसको काउंटर कर पाएंगे, राइट। ट्रेड बेनिफिट भी मैंने आपको बता दिया कि छाबर पोर्ट जो है जब वो काम करना शुरू हो जाएगा, उसका फंक्शनल हो जाएगा जब वो, तब आयरन ओर जो है, शुगर जो है और राइस जो है उसका इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा इंडिया के अंदर, राइट। और साथ ही साथ जो तेल की जो कीमतें हैं वो भी कम हो जाएगी, तेल की कीमत डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसका भी ये फायदा हम लोग को देखने को मिल रहा है ईरान के साथ। और हम लोगों ने भी, यानी कि ये आने वाले समय को देखते हुए आज की रेट में ईरान के साथ ट्रेड बढ़ा लिया है, राइट, ऑयल का, कि जिसके चलते हमारे पास जो है वो ऑयल, हम लोग अभी से अगर उसके साथ ट्रेड करते रहेंगे तो कल को वो हमें मना नहीं करेगी और बल्कि और ट्रेड बढ़ा देगी हमारे लिए, राइट, छाबर पोर्ट के आने के बाद। और साथ ही साथ गाइस, छाबर पोर्ट की मदद से हम लोग ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन भी कंडक्ट कर पाएंगे। जैसे कि कई बार कुछ इश्यूज वगैरह जब हो जाते हैं, मतलब जैसे समुद्री एरिया पे कोई इशू हो गया, राइट, किसी भी प्रकार का, तो वहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट, इस छाबर पोर्ट की मदद से, कि हमारे जो नेवी है वो तुरंत जो है वो पहुंच सकती है ह्यूमैनिटेरियन मतलब पर्पस के लिए, ठीक है, ऑपरेशंस वगैरह के लिए। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए। गाइस, डिस्कस करेंगे प्रबुद्ध भारत के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1896 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा शुरू की गई रामकृष्ण ऑर्डर के तौर पर, रामकृष्ण आदेश के तौर पर, ये एक मंथली जर्नल मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत हम लोग को देखने को मिलती है। प्रबुद्ध भारत की अभी 125th एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिल रही है,
और इसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करने वाले हैं। इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में था, प्रबुद्ध भारत का। तो क्या क्या याद रखना है आपको, अगर क्वेश्चन आ जाए प्रबुद्ध भारत क्या है, तो एक जर्नल है, एक पत्रिका हम लोग को देखने को मिलती है। और ये पत्रिका एक इंपॉर्टेंट मीडियम के तौर पर है इंडिया के एंशिएंट स्पिरिचुअल विजडम के मैसेज को स्प्रेड करने का। ये एक इंपॉर्टेंट मीडियम हम लोग को देखने को मिलती है। ये पत्रिका, प्रबुद्ध भारत पत्रिका, भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को फैलाने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भारत की सबसे लंबी चलने वाली अंग्रेजी भाषा की यह पत्रिका। अगर क्वेश्चन आया था प्रबुद्ध भारत जो जर्नल है, पत्रिका जो है वो किस भाषा की है, तो अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज की यह पत्रिका है और काफी समय से ये चलती आ रही है। 1896 से लेकर आज तक पब्लिश होती है ये पत्रिका, ये जर्नल, ठीक है। तो काफी पुरानी जर्नल है। और इस जर्नल में किसके बारे में बातें लिखी होती है, तो हमारे इंडिया के एंशिएंट स्पिरिचुअल विजडम को, प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को फैलाने के लिए ये पत्रिका हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहली बार इसका पब्लिकेशन शुरू हुआ था चेन्नई मद्रास से, और 2 वर्षों तक इसका पब्लिकेशन वहीं से होता रहा, चेन्नई से होता रहा। फिर इसको अल्मोड़ा पे शिफ्ट कर दिया गया, फिर अल्मोड़ा से ये पब्लिश होने लगी। फिर अप्रैल 1899 में इसका पब्लिकेशन होना शुरू हो गया था अद्वैत आश्रम से, और अद्वैत आश्रम से अब तक ये लगातार वहीं से ही पब्लिश हो रही है, राइट। और भारतीय संस्कृति, अगर बात करें इंडियन कल्चर की, अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की यानी दर्शन की, फिलॉसफी की यानी इतिहास यानी कि हिस्ट्री की, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, कला, आर्ट और भी दूसरे जो सामाजिक मुद्दे जो होते हैं, सोशल इश्यूज जो होते हैं, इस पर अपने लेखन के माध्यम से कुछ महान हस्तियों ने भी प्रबुद्ध भारत के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी है। प्रबुद्ध भारत में किन किन लोगों ने लिखा है मैं आपको बताऊं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने मेंशन किया है, बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है, सिस्टर निवेदिता जी ने लिखा है, श्री अरबिंदो घोष जी ने लिखा है, और हमारे ऑनरेबल पास्ट प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा भी इसमें लिखा गया है, राइट। योगदान दिया है इन लोगों ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, प्रबुद्ध भारत के बारे में। क्लियर है यहां तक बात है गाइस। बात करेंगे नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में, राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के बारे में। तो नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ये अभी रिसेंटली 31 जनवरी 2021 को शुरू किया गया है। इसे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है। 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं। और पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो ये होता है, ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, और साल के शुरुआती महीनों में ही ये कंडक्ट किया जाता है। और पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत होती है संडे से, और इसको पोलियो रविवार के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल से ये फैक्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गाइस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी कंट्री के अंदर जो त्रिभाषा नीति जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी ये टॉपिक 3 लैंग्वेज पॉलिसी का न्यूज में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि 3 लैंग्वेज की जो पॉलिसी है, 3 लैंग्वेज जो पॉलिसी है, त्रिभाषा जो नीति है, वो यूनियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं, वहां पर उपयोग में नहीं ली जाएगी, वहां पर लागू नहीं होगी ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी या त्रिभाषा नीति, राइट। और यहां पर बाइलिंगुअल पॉलिसी उपयोग में ली जाती है क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के प्रोविजन के तहत, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 के प्रोविजन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में बायलिंगुअल पॉलिसी का ही उपयोग किया जाएगा, यानी कि 2 भाषा का ही उपयोग किया जाएगा। वहां पर 3 भाषा नहीं उपयोग में ली जा सकती, ऐसा बकायदा कानून में मेंशन्ड है। तो इस चीज को बताते हुए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि 3 लैंग्वेजेस की पॉलिसी यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिसेज में एप्लीकेबल नहीं होगी। आज की डेट में 3 लैंग्वेजेस को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अगर आप काफी समय से फॉलो कर रहे हैं गाइस, तो अपन ने इस टॉपिक को, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की और 3 लैंग्वेज पॉलिसी वाले टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी अगस्त मंथ में। तो अगस्त मंथ की अगर आप मैगजीन देखेंगे जिस समय अपन ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में डिस्कस किया था, तो उस समय मैंने पूरी चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। बट डोंट वरी अबाउट इट, ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी का जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चीज मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना कि ये 3 लैंग्वेज
फॉर्मूला के अंदर, त्रिभाषा फॉर्मूला के अंदर या त्रिभाषा नीति या थ्री लैंग्वेज पॉलिसी में क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का जिक्र जो है वो किसके द्वारा सबसे पहली बार किया गया था। तो 1968 में कोठारी कमीशन के तहत ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला या त्रिभाषा फॉर्मूला जो है वो सामने लाया गया था। तो कोठारी कमीशन याद रखना आप। और उसके बाद 2019 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट जब बन रहा था, तब उस समय एक कमिटी थी जो कि इस ड्राफ्ट को बना रही थी। वो कमिटी थी, उसके हेड जो थे वो थे साइंटिस्ट डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी। तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अडॉप्ट किया जाए, शामिल किया जाए, राइट। तो कस्तूरी रंजन कमेटी का ये रिकमेंडेशन था अभी हाल ही में कि थ्री लैंग्वेज पॉलिसी जो है या थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो है, त्रिभाषा फॉर्मूला जो है, उसको अडॉप्ट किया जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो इसको लेकर ये करंट की चीजें हैं, थोड़ा सी फैक्चुअल चीज वो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताई। अब बहुत ध्यान से सुनो, ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में है क्या। तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि तीन भाषा का यहां पर उपयोग करने की बात की जा रही है एक स्टेट के अंदर। जनरली हम लोग देखते हैं कि एक स्टेट के अंदर दो भाषा होती हैं, राइट, बट यहां पर तीन भाषाओं को मतलब सरकारी दफ्तरों में भी या फिर स्कूल्स वगैरह में भी उपयोग में लिया जाए, तीन भाषाओं को, राइट। जनरली स्कूल्स वगैरह में या सरकारी दफ्तर में एक स्टेट के अंदर दो भाषा ही होती हैं। एक तो उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग को देखने को मिलती है, जो भी उसकी ऑफिशियल भाषा वगैरह जो होती है, और दूसरी इंग्लिश मैक्सिमम केसेस में, राइट। तो ये चीज हम लोग को नजर आती है। बट थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में तीन भाषाओं के उपयोग की बात की जा रही है। अब इन तीन भाषाओं को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, तो ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के तहत बताया हुआ है, कोठारी कमीशन के तहत ये चीज सामने बताई गई है। तो देखो, पहली लैंग्वेज कैसे चूज की जाएगी, पहली भाषा। तो देखो, पहली भाषा तो मातृभाषा होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, या फिर रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। पहली भाषा कि उस क्षेत्र में, उस एरिया में जो भाषा बोली जाती है वो क्षेत्रीय भाषा कहलाई जाएगी, उसको आप फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर, पहली भाषा के तौर पर मेंशन कर सकते हो। दूसरी भाषा कौन सी होगी, तो दूसरी भाषा में दो चीजें डिफरेंशिएट करनी है। एक तो जिन राज्यों में हिंदी बोली जाती है, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होते हैं, और जो स्टेट्स नॉन हिंदी स्पीकिंग होते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट है। तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर एक मॉडर्न लैंग्वेज होनी चाहिए, या फिर इंग्लिश आप रख सकते हो हिंदी लैंग्वेज स्टेट्स के अंदर। अब आप बोलोगे सर ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कौन सी होती है, तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यानी कि कोई भी दूसरी लैंग्वेज हो गई, जैसे कि उर्दू हो गई, राइट, सिंधी हो गई, बहुत सारी लैंग्वेजेस जो होती है, मतलब तमिल, कन्नड़, तो ये सब जो लैंग्वेज जो हम लोग को देखने को मिलती है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, राइट। तो इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के को रख सकते हो या फिर इंग्लिश को रख सकते हो दूसरी लैंग्वेज के तौर पर। कहां पर, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर। अब नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर इंग्लिश या फिर हिंदी को रखा जा सकता है सेकंड लैंग्वेज के तौर पर। और थर्ड लैंग्वेज के अंदर किसको शामिल किया जाएगा, तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर जिन राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, वहां पर या तो इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है या फिर कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के अंदर जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती है, वहां पर इंग्लिश को रखा जा सकता है या फिर किसी भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से एक स्टेट के अंदर तीन लैंग्वेजेस को यूज में लाने का ये फॉर्मूला है, ट्राइलिंग्विस्टिक फॉर्मूला, राइट, त्रिभाषाई सूत्र, राइट। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। और मतलब क्यों आवश्यकता है इसकी, ये भी समझो आप कि इस प्रकार की तीन लैंग्वेजेस की क्यों आवश्यकता है एक स्टेट के अंदर, या क्यों इसको लागू किया जाना चाहिए। तो कमिटी की रिपोर्ट के थ्रू हमें यह पता लगा है कि एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, एक जो बच्चे जो होते हैं उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि बच्चे जो है वो दो से ज्यादा लैंग्वेजेस सीखें, ज्यादा लैंग्वेजेस सीखें। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए और नेशनल हार्मनी के लिए इसको लाने की बात की जा रही है कि इसको लाया जाए नेशनल हार्मनी के लिए। इसलिए भी क्योंकि हम देखते हैं गाइस एक प्रकार का लैंग्वेज बैरियर्स या लैंग्वेज डिवीजन हमारी कंट्री में हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया से जब लोग साउथ इंडिया में जाते हैं तो उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, वाइस वर्सा साउथ इंडिया से लोग नॉर्थ इंडिया में जाते हैं, या फिर हमारे इंडिया से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जब लोग जाते हैं तो वहां पर भी लैंग्वेज बैरियर होता है, राइट। तो ये लैंग्वेज बैरियर को बेसिकली समाप्त करने के लिए कि मतलब स्कूल लेवल से ही बच्चों को तीन लैंग्वेजेस जो है वो सिखाई जाए, जिससे कि एक तो बच्चों का डेवलपमेंट भी हो और साथ ही साथ जब वो बच्चे बड़े होंगे तो ऑब्वियसली बात है तीन लैंग्वेजेस उनको आती होगी, तो हमारे इंडिया में एक हार्मोनी भी आने वाले समय में क्रिएट होगी, किसी प्रकार का लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, राइट। तो इस पर मेनली फोकस करते हुए ये ट्राई लिंग्विस्टिक फॉर्मूला जो है वो लाने की बात की जा रही है।
राइट। बट प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं इसको इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि ये क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। एक तो बात करें तमिलनाडु, पुडुचेरी, त्रिपुरा, ये कुछ राज्य हैं, ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है कि इनके स्कूल्स में हिंदी भाषा सिखाई जाए। तो हिंदी भाषा को सिखाने के लिए ये 3 स्टेट्स रेडी नहीं है, और भी काफी सारी साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं वो रेडी नहीं है। बट अगर हम लोग बात करें नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की, तो वहां पर भी सेम चीज देखने को मिलती है। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी जो राज्य हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं कि उनके स्कूल में तमिल भाषा या साउथ इंडिया की भाषा पढ़ाई जाए, सिखाई जाए। तो ये चीज है। इसके अलावा राज्य सरकारों के पास भी पर्याप्त संसाधन वगैरह नहीं है, इनफ रिसोर्सेज नहीं है 3 टियर लिंग्विस्टिक फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने में के लिए बेसिकली, राइट। तो ये चीज भी एक इशू हम लोग को इसमें देखने को मिलता है। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक ट्राई लिंग्विस्टिक पॉलिसी के बारे में, त्रिभाषा नीति के बारे में, जिसको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बट अभी ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अपन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी देखते हैं, संवैधानिक प्रावधान भी समझते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हैं वो देखने को मिलते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि लैंग्वेज की बात करते हैं या लैंग्वेज से रिलेटेड है। क्योंकि ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बात हो रही है तो आपको ये प्रोविजंस के बारे में भी क्लियरली पता होना चाहिए। तो सबसे पहली तो बात करेंगे अपन आर्टिकल 29 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 29 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। जो माइनॉरिटीज हैं हमारी कंट्री में, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ये कहता है कि हमारी कंट्री में जो भी सिटीजन है, किसी भी कोई भी मतलब सिटीजन का कोई भी क्लास हो सकता है, राइट, उनकी अगर खुद की स्पेसिफिक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, तो उसको उन्हें प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का, संरक्षण देने का, कंजर्व करने का अधिकार है। तो लोगों के पास, माइनॉरिटीज के पास अधिकार है कि वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। और सरकार की भी बेसिकली ये ड्यूटी है कि माइनॉरिटीज की लैंग्वेज को, कल्चर को, उनके ट्रेडिशंस को, राइट, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो ये सरकार की भी हम लोग को जिम्मेदारी देखने को मिलती है। तो ये आर्टिकल 29 कहता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 343 बात करता है हिंदी लैंग्वेज के बारे में और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, कि हिंदी लैंग्वेज जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में और इंटरनेशनल फॉर्म जो इंडियन न्यूमेरिकल्स का जो होता है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो हिंदी लैंग्वेज की बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, और इंग्लिश लैंग्वेज की भी बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। जब आर्टिकल 343 लाया गया था तब उस समय कहा था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब से हमने अडॉप्ट किया तब से लेकर 15 सालों के लिए, 15 ईयर्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कंटिन्यू की जाएगी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। तो ये इनिशियली कहा गया था। बाद में 1967 में आर्टिकल 343 में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद इंग्लिश को कंटिन्यू करने की बात कर दी गई थी कि इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू रहेगी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, राइट। तो इंग्लिश और हिंदी भाषा एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रहेंगी, इसके बारे में आर्टिकल 343 कहता है। फिर आर्टिकल 347 की बात करें तो ये पावर देता है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो कहीं पर भी, यानी कि किसी राज्य के अंदर अगर वहां पे ज्यादा लोग, ज्यादा जनता जो है, अगर वो चाह रहे हैं कि कोई सी उनकी बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जो है वो डिक्लेयर की जाए, या फिर स्टेट उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करे, तो ऐसा अगर वहां के लोग, उस क्षेत्र के लोग अगर चाह रहे हैं और उस क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में लोग जो हैं, यानी कि ज्यादा नंबर्स में जो लोग हैं वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोल रहे हैं और उनकी डिमांड है कि उस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाना चाहिए, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट लोगों की डिमांड को देखते हुए, राइट, एक स्टेट के अंदर या स्टेट के किसी एरिया के अंदर भी किसी लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये पावर देता है आर्टिकल 347 हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। अब आर्टिकल 350A की बात करें तो देखो बहुत ध्यान से याद रखना, इससे रिलेटेड चांसेस हैं कि आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में वाला क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आर्टिकल 350A से रिलेटेड, क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग को रीसेंट पास्ट में ही देखने को मिली है। तो देखो इसमें ये क्या कहता है आर्टिकल 350A कि मदर टंग जो है प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन में होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्राइमरी लेवल पर बच्चों को मदर टंग में ही सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। तो ये आर्टिकल 350A कहता है, अनुच्छेद 350A कहता है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और आर्टिकल 351 जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा 8वां शेड्यूल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती हैं। तो ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ वेरियस आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, जिसके बारे में अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स पर, जो मैंने भी आपको बताया कि हमारा 8वां शेड्यूल जो है उसके अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज लिखकर बताइए, और कौन सी लैंग्वेज किस किस साल पर इंक्लूड की गई थी, किस किस ईयर पर इंक्लूड की गई थी, तो वो भी आप लिखकर बताइए। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल गाइस कंप्लीट टॉपिक लैंग्वेज से रिलेटेड, राइट। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइस अब डिस्कस करेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 के बारे में। सबसे पहली चीज आपसे पूछी जा सकती है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, रिलीज किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है और रिलीज किया जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में। 12 सर्वे से ये डेटा निकालकर कंट्री को रैंकिंग ऑफर करता है और पूरे दुनिया भर में कंट्रीज को रैंकिंग देता है ये, राइट। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तो ऑब्वियस ही बात है कि भ्रष्टाचार के बारे में, करप्शन के बारे में रैंक करता है कंट्रीज को कि किस कंट्री में कितना करप्शन है, राइट। तो उसको आइडेंटिफाई करता है और काफी सारे एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स के द्वारा ये उपयोग में लिया जाता है। काफी सारे एनालिस्ट इन्वेस्टर्स इसको यूज करते हैं और उसको एक बेंचमार्क के तौर पर मानते हैं, राइट। तो अभी एट प्रेजेंट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो काफी लोगों के द्वारा जो है वो देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और उसी के आधार पर काफी सारी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है या इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी डिपेंड करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के आधार पर, राइट। इसके अलावा इंडेक्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के ऊपर बेस्ड होते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं पब्लिक सेक्टर करप्शन के बारे में, कि किस किस कंट्री के अंदर पब्लिक सेक्टर में क्या करप्शन हो रहा है, और भी काफी सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि सरकारी नेताओं को भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है या नहीं, कि किसी कंट्री के अंदर, कोई किसी कंट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर सरकारी नेता है, उसने करप्शन किया, तो वो जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा करप्शन करने के लिए, उसको सजा होगी कि नहीं होगी, तो ये सब चीजें जो है वो देखी जाती हैं। और रिश्वत का प्रचलन, यानी कि किस कंट्री के अंदर कितनी रिश्वत ली जा रही है, राइट। इसके अलावा नागरिकों की जरूरत पर सार्वजनिक संस्थानों की प्रतिक्रिया, कि जो सार्वजनिक स्थान वगैरह जो होते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो होते हैं, वहां पर सिटीजन्स की नीड को रिस्पॉन्ड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, सिटीजन्स को जिस चीज की आवश्यकता है वो उनको प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही, राइट। तो ऐसे फैक्टर्स वगैरह इसमें शामिल हैं इस इंडेक्स को बनाने के अंदर। इसके अलावा कितनी कंट्रीज को रैंक किया जाता है, तो टोटल 180 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज को रैंकिंग दी जाती है, राइट। और किस आधार पर, कि उस कंट्री के अंदर पब्लिक सेक्टर करप्शन जो है वो कितना है उसको देखते हुए, और एक्सपर्ट्स और बिजनेस पीपल के अकॉर्डिंग ये एनालाइज करने के बाद और वेरियस सर्वेस को देखने के बाद जो है रैंकिंग ऑफर की जाती है, और 12 सर्वे के थ्रू रैंकिंग ऑफर की जाती है, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और रैंकिंग जो होती है वो 0 to 100 के स्केल पर होती है, जहां पर जो भी कंट्री 0 के नजदीक होती है उस कंट्री के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है, और जो भी कंट्री 100 के नजदीक होती हैं उन कंट्रीज में करप्शन जो है वो कम है। और इंडिया 6 प्लेसेस गिर गई है। इस साल इंडिया की जो पोजीशन जो है वो 86th बताई जा रही है, राइट। और इंडिया का स्कोर बिलो द एवरेज हम लोग को देखने को मिल रहा है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 31 कंट्रीज में टोटल, और ग्लोबल एवरेज के तौर पर इंडिया देखने को मिल रही है। और इंडिया का ओवरऑल स्कोर भी जो है वो चाइना से 2 पॉइंट्स कम हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि 70th पोजीशन पर बताया जा रहा है। इसके अलावा टॉप जो किया है वो न्यूजीलैंड और डेनमार्क के द्वारा किया गया है, इनका स्कोर 88 बताया गया है। साउथ सुडान और सोमालिया ये बॉटम पर है, इन दोनों का स्कोर 12 बताया गया है। और करप्शन और कोविड-19 की अगर हम लोग बात करें, यानी कि इस इंडेक्स के अंदर कोविड-19 के वेरियस फैक्टर्स को भी शामिल किया गया है, जैसे कि लेटेस्ट एडिशन के अंदर CPI यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ने हाईलाइट किया है कि कोरोना वायरस के समय पर सरकार ने किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया है, क्या उस पर कोई करप्शन एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई है कि नहीं की गई है। जो हेल्थ सेक्टर पर जो इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, हेल्थ केयर पर्पस के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें कोई भ्रष्ट नेता जो है वो इन्वेस्टमेंट के दौरान जो है वो कहीं अपनी जेब तो नहीं भर रहे हैं, तो ये सब चीजें देखी गई है, राइट। क्योंकि देखो इस समय पर हेल्थ सेक्टर पर बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है, राइट। तो अब सरकार ने पैसा दिया और कहीं कोई नेता ने पैसा दबा तो नहीं लिया, तो इस चीज को भी देखा गया है, काफी बारीकियों से ऑब्जर्व किया गया है। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स प्रॉपर तरीके से फॉलो किए गए कि नहीं किए गए किसी कंट्री के अंदर कोरोना वायरस के दौरान, राइट। जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है वो कोरोना वायरस के दौरान वीक तो नहीं पड़ गए,
राइट, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने में। तो ये सब चीजें भी देखी गई और उसी के आधार पर ये रैंकिंग यहां पर रिलीज की गई। तो इसके बारे में बस बेसिक आइडिया आप लोग को पता होना चाहिए। गाइस, बताया जा रहा है कि केंद्र विचार कर रही है कि सेंसस को ये पोस्टपोन करेगी, राइट। सेंसस जो 2021 में होने वाला था उसको पोस्टपोन किया जाएगा, अब 2022 में होगा। कोरोना वायरस के कारण सरकार काफी ज्यादा व्यस्त है और इसी के चलते सरकार विचार कर रही है कि 2021 के सेंसस को ये पोस्टपोन कर देगी। 2022 में अभी ये सेंसस हमें देखने को मिल सकता है, बट अभी भी पूरी चीज जो है वो सामने आई नहीं है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है, वो आपको पता लग ही जाएगा। बट कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, जैसे सेंसस की जो एक्सरसाइज है ये 2 फेजेस में कंडक्ट होनी थी। हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस, जो परिवारों की जो जनगणना है, ये अप्रैल से लेकर सितंबर 2020 में कंडक्ट होनी थी। और पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी कि जो जनगणना जो है ये होनी थी 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 के बीच में। बट हुआ क्या था कि पहला फेज जब इसका कंडक्ट हो रहा था और ये फैसला लिया गया था इनिशियली कि कुछ राज्यों में 1 अप्रैल 2020 में एनआरपी होगी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होगा, ये जनगणना हम लोग को देखने को मिलेगी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत। पहले चरण में होना था ये, बट पोस्टपोन कर दिया गया कोरोना वायरस के कारण। और अभी भी सरकार जो है वो व्यस्त है, तो इसलिए फैसला लिया जा सकता है कि अगले साल शायद सेंसस हो, राइट। तो देखो, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जनगणना के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स पता होनी चाहिए। तो सेंसस किस प्रकार की हमें जानकारी देता है, तो सेंसस के थ्रू हमें पता लगता है कि देश में जनसंख्या का क्या आकार है, वितरण कैसा है, सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, जनसंख्यायिक जो संबंधी जानकारी हमें पता लगती है, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, सोशियो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक और भी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कंट्री की पॉपुलेशन से रिलेटेड जनगणना के थ्रू, सेंसस के थ्रू पता लगते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि अक्सर सिविल सर्विसेज में पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, और वेरियस स्टेट सिविल सर्विस में, यूपीएससी में पूछी जा चुकी है कि पहली बार सेंसस जो है वो कब शुरू किया गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1872 में सेंसस को शुरू किया गया था। उस समय जो वाइस रॉय जो थे वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में इसको शुरू किया गया था। सेंसस के थ्रू क्या फायदा मिलता है गाइस, तो देखो, समाज में उत्थान करने हेतु नई नीतियों, सरकारी कार्यक्रमों को तैयार करने में ये सेंसस सहायता प्रोवाइड कराते हैं। इट हेल्प्ड इन फ्रेमिंग न्यू पॉलिसी, नई पॉलिसी को फ्रेम करने में हेल्प करता है सेंसस। जो गवर्नमेंट नए नए प्रोग्राम्स लेकर आए जिसके चलते जो कम्युनिटी जो है उसमें इंप्रूवमेंट हो सके, राइट। कुछ कुछ एरियाज में कम्युनिटीज वगैरह जो है वो मतलब उनमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए, कुछ कुछ एरियाज को बेटर बनाने के लिए, राइट। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को जो है वो अच्छी करने के लिए सेंसस मदद करता है सरकार की पॉलिसी फ्रेम करने के पर्पस में, राइट। और पहला सिंक्रोनस सेंसस इंडिया के अंदर 1881 से शुरू हुआ और उसके बाद फिर हर 10 सालों में सेंसस कंडक्ट होता आ रहा है, राइट। और सेंसस कौन कंडक्ट करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल जो हमें देखने को मिलते हैं वो सेंसस को कंडक्ट करते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को सेंसस से रिलेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेंसस बेसिकली एक काफी ज्यादा क्रेडिबल सोर्स के तौर पर, यानी कि विश्वसनीय स्रोत के तौर पर जाना जाता है। इसमें काफी विश्वसनीय जानकारी, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सेंसस के थ्रू, जैसे कि डेमोग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, लिटरेसी और एजुकेशन के बारे में, हाउसिंग और हाउस होल्ड एमिनिटीज के बारे में, अर्बनाइजेशन, फर्टिलिटी, मोर्टालिटी, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब और लैंग्वेज के बारे में, यानी कि जनसांख्यिकी, आर्थिक गतिविधियां, साक्षरता और शिक्षा, आवास और घरेलू सुविधाएं, शहरीकरण, प्रजनन और मृत्यु दर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भाषा, इन सब से रिलेटेड काफी विश्वसनीय इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसस प्रोवाइड कराता है, राइट। और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ऐतिहासिक महत्व भी सेंसस से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद के अंदर मेंशन्ड है कि इंडिया के अंदर 800 से 600 बीसी, 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान जो पॉपुलेशन काउंट की जाती थी, तो ये ऋग्वेद के थ्रू से पता लगता है। तो ऋग्वेद में भी सेंसस का उल्लेख है, तो आप अपने मेंस के आंसर में भी ऋग्वेद का मतलब मेंशन कर सकते हैं कि ऋग्वेद के दौरान भी, यानी कि 800 टू 600 बीसी के दौरान भी सेंसस देखने को मिलता था, पॉपुलेशन काउंट की जाती थी, जनसंख्या गणना होती थी, राइट। इसके अलावा कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है 3rd सेंचुरी बीसी के दौरान, वहां पर भी पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन देखने को मिलता है, यानी कि जो टैक्स वगैरह के पर्पस के लिए, यानी कि टैक्सेशन के पर्पस के लिए, टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाने के लिए वहां पर पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स हुई थी, राइट। तो ये चीज भी मेंशन है।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर। इसके अलावा मुगल किंग जो अकबर हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है आइन ए अकबरी, राइट। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, उनकी शासन काल के दौरान उनके द्वारा लिखी गई आइन ए अकबरी, इसमें जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित विस्तृत आंकड़े शामिल किए गए हैं। यानी कि पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ और भी काफी सारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा इसमें मिलता है, राइट। आइन ए अकबरी में मुगल किंग अकबर के द्वारा लिखी गई उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। गाइस, बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में। तो ये बेसिकली बिल जो है क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं, इसकी हाईलाइट अपन देखते हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसके नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अबॉर्शन की बात हो रही है, लीगल अबॉर्शन की बात हो रही है, राइट। तो इसमें ये बिल जो है ये अपर लिमिट सेट करेगा। ये बिल फोकस कर रहा है कि अभी तक जो अलाउड था लीगल अबॉर्शन 20 हफ्तों के पीरियड के लिए, यानी कि जो भी प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं, तो 20 वीक से पहले प्रेगनेंसी जो होती है 20 वीक्स तक की, तो उस तक जो है वो लीगली अबॉर्शन किया जा सकता है, राइट। यानी कि अबॉर्शन लीगली हो सकता है 20 वीक्स तक। बट फिर 20 वीक से इसको बढ़ाकर, इसकी अपर लिमिट को बढ़ाकर 24 वीक्स जो है वो करने की बात की जा रही है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, अमेंडमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज, पहली चीज बताई जा रही है। इसमें एक स्पेशल कैटेगरी रखी जा रही है महिलाओं की, जिसमें रेप सर्वाइवर, विक्टिम ऑफ इंसेस्ट, डिफरेंटली एबल्ड और माइनर्स महिलाएं हैं, दुष्कर्म पीड़ित, सगे संबंधियों से यौन पीड़ित, दिव्यांग तथा नाबालिग महिलाओं की एक विशेष श्रेणी बनाने का इसके अंदर प्रावधान है, प्रोविजन हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की आवश्यकता होगी अगर 20 वीक से पहले, 20 हफ्तों से पहले पहले अगर अबॉर्शन कराना है तो सिर्फ एक ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की जरूरत होगी, राइट। और अगर 20 से लेकर 24 हफ्ते के पीरियड में अगर अबॉर्शन करवाना है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, तो उस दौरान 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की जरूरत होगी। अगर वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर अलाउ करेंगे तभी जो है वो अबॉर्शन किया जा सकता है। और गाइस, अमेंडमेंट करने की आवश्यकता इसलिए थी इस कानून को, मेडिकल टर्मिनेशन जो हम लोग को प्रेगनेंसी का देखने को मिलता है, एमटीपी, तो इस कानून को अमेंड करने की जरूरत आज की डेट में इसलिए थी क्योंकि अभी तक हम लोग जो कानून जो देख रहे हैं जिसमें 20 हफ्ते तक ही लीगली अबॉर्शन करना अलाउड है, 20 वीक्स तक ही, और वो जो कानून है वो 50 साल पुराना है। और पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है कि अबॉर्शन पीरियड को 20 हफ्तों से बढ़ाकर जो है वो 24 हफ्ते कर दिया जाए या 20 वीक से तो बढ़ा दिया जाए। तो इसकी डिमांड जो है वो आज की डेट में काफी ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो देखो, और इस पर्टिकुलर बिल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि मेडिकल बोर्ड बनाए जाएंगे हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। ये बोर्ड डिसाइड करेंगे कि 24 हफ्ते के बाद किस केसेस में अबॉर्शन जो है वो किया जा सकता है, किस केसेस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, वो ये बोर्ड डिसाइड करेंगे, राइट। और वो जब भी होगा जब फीटल एबनॉर्मलिटीज जब हम लोग को देखने को मिलेगी तो उसके आधार पर बोर्ड डिसाइड करेंगे। और बोर्ड के अंदर एक गायनाकोलॉजिस्ट होगा, एक रेडियोलॉजिस्ट होंगे या फिर सोनोलॉजिस्ट होंगे, एक पीडियाट्रिशियन हम लोग को देखने को मिलेंगे, और भी दूसरे मेंबर जो कि स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बताएंगी, रिकमेंड करेंगी, उसके आधार पर देखने को मिलेंगे। और एक मुद्दा भी, एक विवाद का सामने आया है कि लेटेस्ट स्टडी के आधार पर पता लगा है कि ये बोर्ड जो है वो क्रिएट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि 82% पोस्ट जो है हमारी कंट्री में इन सब एरियाज की, इन सब फील्ड की, वो आज भी खाली हैं, वेकेंट है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से इस बोर्ड्स के पूरे मेंबर जो है वो बन ही नहीं पाएंगे, राइट। तो एक ये इशू चल रहा है, बट हालांकि अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, बट फिर भी आपको एक जानकारी होनी चाहिए इस बिल के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020, इस अमेंडमेंट के बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि इसमें जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड है, कि लीगल अबॉर्शन का जो पीरियड, तो उसमें 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी जो होती है उसके अंदर ही अंदर अबॉर्शन करवाना लीगल होता है, राइट। बट उसको बढ़ाकर 24 वीक्स करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो क्लियरली ये वाली चीज आप लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए। गाइस, श्रीलंका का एक इशू सामने आया है। इंडिया, जापान और श्रीलंका के बीच में एक ईसीटी का फुल फॉर्म ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, ईसीटी ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ था श्रीलंका, इंडिया और जापान के बीच में। इसमें इंडिया और जापान श्रीलंका के ईस्टर्न टर्मिनल यानी कि ईस्ट वाले जो एरिया पर जो है वो काम करेंगे, ऐसा ये बेसिकली
एग्रीमेंट था। बट अभी क्या हुआ है, ये ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल पे मौजूद जो यूनियन है, पोर्ट यूनियन के वर्कर्स जो हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि कोई भी फॉरेन कंट्री यहां पर इन्वेस्टमेंट करे किसी भी प्रकार का, क्योंकि फॉरेन कंट्री अगर किसी जगह पर इन्वेस्ट करेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि उस क्षेत्र पर मेजर शेयर जो है वो फॉरेन कंट्री ले जाएगी। तो इसलिए वहां के वर्कर्स ने बेसिकली प्रेशर क्रिएट किया। उसके बाद श्रीलंका ने अब मना कर दिया है कि श्रीलंका ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के किसी भी मतलब एरिया को या किसी भी पार्ट को लीज पर नहीं देने वाली, ना बेचने वाली है, राइट। बट और इसी को लेकर ये इशू हो गया है इंडिया, जापान और श्रीलंका के बीच में इस एग्रीमेंट से रिलेटेड, कि एग्रीमेंट हुआ था और अब श्रीलंका इनकार कर रही है। और आपको बता देगा इसकी श्रीलंका का लगभग 70% ट्रांसशिपमेंट बिजनेस जो है वो इंडिया से लिंक्ड है। बट हालांकि श्रीलंका सरकार का कहना यह है कि वो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल इंडिया को दे देगी, राइट, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। बट ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल की डील जो है वो कैंसिल हो गई है। तो ये बस ये बेसिक सा फैक्ट है जिसके बारे में आप लोग को जनरली जानकारी होनी चाहिए, राइट। अब जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, सबसे पहली चीज तो म्यांमार से रिलेटेड ये टॉपिक है। म्यांमार के अंदर अभी मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश हो गया है, तख्ता पलट कर दिया है म्यांमार की मिलिट्री ने, यानी कि म्यांमार की सरकार के जो लीडर हैं, म्यांमार के अंदर ऑंग सांग सू की सरकार है, नोबल लॉटरेट है वो, यानी कि नोबल पीस जो पुरस्कार जो है, नोबल पीस प्राइज जो है, उसकी विजेता ये हम लोग को देखने को मिलती है ऑंग सांग सू की, राइट। और म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी आइकन के तौर पर ये जानी जाती है। म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी लाने का बहुत बड़ा हाथ जो है वो ऑंग सांग सू की का है। ऑंग सांग सू की को म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। म्यांमार की मिलिट्री ने ऑंग सांग सू की को अरेस्ट कर लिया है और ऑंग सांग सू की जो सरकार है उसके जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया है, राइट, बंद कर दिया है। और ये कहते हुए कि ये जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, इन्होंने गलत तरीके से, धोखाधड़ी से, घोटाला करके इलेक्शन कंडक्ट किया और ये जीते हैं, इलेक्शन में धोखाधड़ी हुई है, ऐसा म्यांमार की मिलिट्री का कहना है। बट देखिएगा, इस म्यांमार के अंदर मिलिट्री रूल जो है वो आज का नया नहीं है। 30 साल पहले भी म्यांमार के अंदर मिलिट्री रूल हमें देखने को मिला था। दोबारा से म्यांमार के अंदर मिलिट्री रूल इंपोज कर दिया गया है। तो एक म्यांमार से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा मैं, हमारी इंडिया कि कौन सी स्टेट्स म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री टच करती है? इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए, राइट। तो आर्मी का कहना है कि इलेक्शन फ्रॉड किया है ये, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स ने चुनावी धोखाधड़ी करी है, इसके आधार पर इनको हिरासत में इन्होंने लिया। हालांकि 1 साल का समय बोला है इन्होंने, म्यांमार की मिलिट्री का कहना है कि 1 साल में ये प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करेंगे। बट हमें कंप्लीटली पता है कि म्यांमार की मिलिट्री जो है वो पूरी तरह से अब म्यांमार के ऊपर कंट्रोल करेगी, जो कि उसका 30 साल पहले कंट्रोल हुआ करता था। एक फैक्ट मैं आपको बताऊं, म्यांमार की मिलिट्री जो है, सेना जो है, उसको तातमाड़ा के नाम से जाना जाता है, तातमाड़ा, राइट। तो इस नाम से इसको जानते हैं। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब इंडिया किस प्रकार से रिएक्ट करेगी, इंडिया की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है? तो देखो, पहले के मुकाबले अब हमारी प्रतिक्रिया जो है वो म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की नहीं है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली हम लोग चलने वाले हैं। हमें पता है कि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का महत्व क्या होता है, इसकी परवाह हम लोग करते हैं। बट अभी एट प्रेजेंट इंडिया के जो रिलेशन है म्यांमार मिलिट्री के साथ काफी अच्छे हैं, और इंडिया डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली जो है वो म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है गाइस, वहां पर इंसर्जेंट ग्रुप्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं, और म्यांमार की जो मिलिट्री है वो इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करती है, यानी कि बचा के रखती है हमें इंसर्जेंट ग्रुप से, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है इंसर्जेंट ग्रुप से। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली मिलिट्री के अगेंस्ट जो है वो जा नहीं सकते म्यांमार की, राइट। तो ये एक चीज। और दूसरी बात, ऑंग सैन सू की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी जो इमेज है डेमोक्रेसी आइकन की और नोबल पीस लॉरेट की, यानी कि नोबल पीस पुरस्कार की विजेता की, इनकी जो इमेज है वो अब डैमेज हो गई है। क्यों डैमेज हुई है? क्योंकि 2015 के अंदर रखाइन स्टेट जो है म्यांमार का, कई बार अपन रोहिंग्या के इशू को डिस्कस कर चुके हैं रेगुलर लेक्चर्स के दौरान। आपको पता है गाइस कि म्यांमार के अंदर जो रखाइन स्टेट है वहां से 2017 में, और इशू तो 2015 से ही शुरू हो गया था, बट 2017 में काफी बिल्कुल हाइप पे चला गया था ये इशू। लाखों की संख्या में रोहिंग्यास मुस्लिम को भगाया गया था म्यांमार की खुद की सरकार के द्वारा, म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा भारी मात्रा में फोर्सफुली निकाला गया था इन रोहिंग्यास मुस्लिम्स को, राइट। तो इस प्रकार का जो सामने इशू देखने को मिला, यानी कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन जो इस प्रकार का देखने को मिला कि एक कंट्री के सिटीजन्स को ही इन्होंने रेफ्यूजी बना दिया, निकाल फेंका एक कंट्री से अपने सिटीजन्स को,
और किस पर्पस के लिए? क्योंकि ये मुस्लिम्स थे, क्योंकि एक प्रकार का कम्युनल इशू हम लोग को वहां पर देखने को मिला था, राइट। तो इसी के कारण से उनको निकाल दिया था, राइट, देश से बाहर कर दिया था। तो इसको लेकर बहुत निंदा हुई थी म्यांमार की। तो ऑंग सान सू की जो सरकार थी उसके रहते हुए ये जब इशू हुआ, तो इसी को देखते हुए ऑंग सान सू की जो इमेज है डेमोक्रेसी आइकन की वो भी हट गई है, राइट। तो ये भी एक चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और इसमें बेनिफिट मिलने वाला है चाइना को। अब देखो, चाइना के लिए म्यांमार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाइना की स्ट्रेटेजी क्या रहती है? अब चाइना को तो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रमोट करना है जोरों शोरों से, और इसको चाहिए म्यांमार का साथ। और अब चाइना क्या कर रही है? और देखो, एक और चीज ध्यान में रखना, यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी एक ऑर्डर पास किया है या फिर घोषणा करी है यूनाइटेड स्टेट्स ने, ये बोलते हुए कि म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री रूल जो लाया गया है गलत तरीके से, उसको तुरंत जो है वो रिजॉल्व कर दो। और जो भी म्यांमार के अंदर इस कूप के पीछे, इस तख्ता पलट के पीछे है, उसके खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स सख्त कार्रवाई करेगा और जो सैंक्शन वगैरह जो है वो इंपोज कर देगा। तो ऐसी घोषणा करी है यूनाइटेड स्टेट्स ने। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की बनती नहीं है, ये बात तो सभी लोग आप जानते ही हैं, ठीक है। उस बीच ये घोषणा कर दी यूनाइटेड स्टेट्स ने, और चाइना ने देख लिया कि म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री है वो पावरफुल है। अब चाइना क्या करेगी? पावरफुल के पास जो है वो हाथ मिलाएगी, पावरफुल के पास चली जाएगी, पावरफुल के साथ हाथ मिलाएगी, पावरफुल का सपोर्ट करेगी, जिसकी पावर उसका सपोर्ट करेगी चाइना। और क्योंकि चाइना को पता है एक डिवीजन बन गया है, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो म्यांमार की, समझना बात को गौर से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स, एक एक करके समझो तब समझ में आएगा, आराम से समझो। यूनाइटेड स्टेट्स जो है म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट बात करी है यूनाइटेड स्टेट्स ने, तो म्यांमार की मिलिट्री जो है यूनाइटेड स्टेट्स से चिढ़ गई है, ठीक है, ऐसा समझो। उसी बीच अब चाइना को पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की बनती नहीं है, राइट। अब चाइना को काउंटर करना है यूनाइटेड स्टेट्स को, तो म्यांमार की मिलिट्री के कंधे पर बंदूक रखकर चाइना चलाएगी। तो इसलिए अब चाइना म्यांमार की मिलिट्री को इन्फ्लुएंस करेगी, उसको बताएगी कि म्यांमार की मिलिट्री का सपोर्ट करती है चाइना। और म्यांमार की मिलिट्री ने अगर हाथ मिला लिया प्रॉपर तरीके से चाइना के साथ, तो चाइना के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं इस क्षेत्र पर, म्यांमार वाले जो क्षेत्र पर, इस रीजन पर, तो वो पूरे शुरू हो जाएंगे। और उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी जोरों शोरों से चलेगा, और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर म्यांमार की मदद से ये अटैक कर सकती है, यानी कि म्यांमार मिलिट्री की के कंधे पर बंदूक रखकर चाइना चला सकती है। तो ये एक अभी खेल रचना चाह रही है चाइना, राइट। और इस खेल के बारे में हमें बहुत सारे जो न्यूज आर्टिकल्स हैं चाइना के, उसके थ्रू पता लग गया, क्योंकि काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स में चाइना ने डिक्लेयर ही नहीं किया है, मेंशन ही नहीं किया है कि किसी प्रकार का मिलिट्री कूप हुआ है, किसी प्रकार की तख्ता पलट हुई है वहां पर, या मिलिट्री रूल इंपोज कर दिया गया है वहां पर। तो ऐसी बात ही नहीं करी उसने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाह रही है, क्योंकि पावर में है अभी मिलिट्री, और वैसे तो हमेशा से म्यांमार के अंदर मिलिट्री पावर में ही थी, तो ये क्या थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करके मिलिट्री को अपने कंट्रोल में करना चाह रही है। क्योंकि उसने देख लिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अटैक किया म्यांमार की मिलिट्री के ऊपर, घोषणा कर दी है कि जो भी इस कूप के पीछे उसके खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स सख्त कार्रवाई करेगा। और यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की बनती नहीं, तो ये बेसिकली डिप्लोमेटिक एक ट्रायंगल यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। और स्ट्रेटेजिक कंसर्न की अगर बात करें कि म्यांमार के अंदर जो काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है वो हमारे भी म्यांमार के साथ हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और म्यांमार जो है वो गेटवे टू ईस्ट के तौर पर है, और आसियान कंट्रीज में इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवेज की भी हम लोग को प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पर मौजूद है। तो इसलिए हम भी नहीं चाह रहे हैं कि म्यांमार मिलिट्री के साथ कोई इशू हो जिसके चलते ये सब प्रोजेक्ट जो हमारे हैं वो हॉल्ट हो जाए, राइट। तो ये वाली चीज़ है। और दूसरी बात, इंडिया की होप ये भी है कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज का जो इशू है उसको रिजॉल्व करना है। जो रेफ्यूजीज जो है वो बांग्लादेश चलेंगे, कुछ रेफ्यूजीज हमारे इंडिया में भी मौजूद हैं, राइट। तो इसलिए इंडिया तो चाहती है म्यांमार की सरकार के साथ कंटिन्यूअसली एंगेज होना, बट वो अपने रिलेशन म्यांमार मिलिट्री के साथ भी खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि एक बार म्यांमार मिलिट्री के साथ रिलेशन खराब हो गए तो प्रॉब्लम क्या होगी? एक तो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में जो इंसर्जेंसी का जो इशू है उसमें दिक्कत आ जाएगी, दूसरा हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो म्यांमार के साथ जुड़े हैं वो हॉल्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज है, अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। मैं थोड़ी सी डिटेल में आपको देना चाहूंगा म्यांमार की मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो मिलिट्री ने म्यांमार के अंदर 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन इनका ड्राफ्ट किया था, संविधान का एक मसौदा तैयार किया था। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिलिट्री का एक रोड मैप है डेमोक्रेसी की तरफ। और ये बेसिकली मतलब वेस्ट की तरफ से प्रेशर जब क्रिएट किया गया था डेमोक्रेसी को लेकर, तो उसी समय इन्होंने इस प्रकार का रोड मैप तैयार किया था। बट एक प्रकार से ये जो इन्होंने जो दिखाया है कि ये डेमोक्रेसी की तरफ इनका झुकाव है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप इसकी बात करेंगे म्यांमार के अंदर किस प्रकार की पॉलिटिक्स हम लोग को या किस प्रकार की
मतलब जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन जो होता है वो किस प्रकार का हमें देखने को मिलता है, उसमें रिप्रेजेंटेशन किसका है, तो उसमें आप बाकायदा देखेंगे कि मिलिट्री जो है वहां पर 25% सीट होल्ड करती है पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस के अंदर। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर मिलिट्री का भी एक रोल है। और मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट जो है म्यांमार की, वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी भी है मिलिट्री की, यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के नाम से मिलिट्री जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है, इलेक्शन लड़ती है। और जितने भी यानी कि जो ऑंग सैन सू की जो पार्टी हम लोग को देखने को मिलती है, नेशनल लीग डेमोक्रेसी, ये पार्टी जो है इसके सेकंड नंबर पर जो सबसे लार्जेस्ट जो पार्टी है वो म्यांमार की मिलिट्री की हम लोग को देखने को मिलती है, ये पार्टी है। और काफी समय से इशू ये भी था कि लगातार ये वाली जो ऑंग सैन सू की जो पार्टी है वो लगातार घोषणा कर रही थी कि पूरी तरह से मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस है म्यांमार के अंदर उसको खत्म कर दिया जाएगा, म्यांमार के पार्लियामेंट के अंदर जो इन्फ्लुएंस है मिलिट्री का उसको एंड कर दिया जाएगा। तो ऐसी घोषणाएं चल रही थी, तो इसको लेकर वहां की मिलिट्री ऑलरेडी खफा थी म्यांमार की सरकार से, और अब उसको मौका मिला तो इसने तख्ता पलट कर दी। खूब हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है आने वाले समय में, वो तो आने वाला समय ही बताएगा, राइट। और बाकी पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा इसकी आपके लिए सी सेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइव कोर्सेज यहाँ पर सी सेट के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं, हिस्ट्री के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सी सेट के कोर्स की फीस मात्र 999 रुपए है और हिस्ट्री के कोर्स की फीस मात्र 1449 है। तो इसके डेमोज वगैरह भी अवेलेबल है, फ्री डेमो अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर मुझसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो, ठीक है। और कांटेक्ट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप नंबर पर कॉल नहीं करेंगे, 9713282838 मेरा नंबर, इस पर आप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात, किसी भी स्टूडेंट को अगर एक साथ फीस पे करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, इंस्टॉलमेंट्स में भी आप फीस दे सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट पहले कांटेक्ट कर लेना, उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट आपका शुरू करेंगे। गाइस बात करेंगे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स वगैरह होते हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम्स जैसे कि कई बार हम लोग देखने को मिलते हैं कि शिकारी वगैरह जो होते हैं ये जंगल के अंदर पशुओं को शिकार कर देते हैं उनकी स्किन के लिए या इलीगल उनको स्मगल करने के लिए, राइट। तो ऐसी चीज वाइल्ड लाइफ क्राइम के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। तो ऐसे क्राइम को कंट्रोल करने का एक ब्यूरो है ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। ये जो ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम होता है उसको रोकने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38(z) के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इंटेलिजेंस कलेक्ट करना इसका काम होता है। इस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का इंटेलिजेंस यानी कि आपको पता होगा इंटेलिजेंस का मतलब कि खुफिया जानकारी वगैरह कलेक्ट करना कि क्रिमिनल्स का कहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, क्रिमिनल्स कब एंटर करने वाले हैं, क्रिमिनल क्या साजिश कर रहे हैं, तो ऐसी जानकारी जो है वो हासिल करना इस ब्यूरो का काम होता है, राइट। ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज से जो रिलेटेड होती है, जैसे कई बार स्मगलिंग होती है जानवरों वगैरह की, राइट। कई सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं, जैसे शेर की स्किन की स्मगलिंग हो रही है कहीं पर, तो कहीं पर हाथी के दांत की, या फिर कई बार ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिलती है, कई बार टर्टल्स वगैरह की स्मगलिंग होती है, कछुओं की स्मगलिंग होती है, राइट। तो ऐसी चीजें जब होती है, ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम जो हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिलता है, उससे रिलेटेड खुफिया जानकारी हासिल करने का इस ब्यूरो का काम होता है। और ये ब्यूरो क्या करती है, जानकारी राज्यों को देती है और भी दूसरी इंफोर्समेंट एजेंसी को देती है, जिससे कि इन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जल्दी से जल्दी एक्शन लिए जा सके। और इसका काम यह भी है कि सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक को स्टैब्लिश करना है, जिसमें क्रिमिनल्स से रिलेटेड ट्रैक रिकॉर्ड हो, कौन से जो मतलब पशु वगैरह जो हैं या कौन से जीव वगैरह जो हैं जिनकी स्मगलिंग हो रही है, तो उसकी पूरा डेटा, उसकी पूरी जानकारी, तो इसको बेसिकली स्टैब्लिश करने का भी काम इस ब्यूरो का होता है। फॉरेन अथॉरिटीज को या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ये मदद करती है जिसके चलते यूनिवर्सली वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल के एक्शन लिए जा सके, यानी ये यूनिवर्सल तौर पर पूरे दुनिया भर में वाइल्ड लाइफ क्राइम को कंट्रोल किया जा सके, तो उससे रिलेटेड ये हेल्प भी करती है फॉरेन अथॉरिटीज की। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। अब गाइस बात हो रही है सरकार की एक स्कीम के बारे में, जिसके तहत सरकार माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है उसको एमएसपी स्कीम के तहत, मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम के तहत
उसकी मार्केटिंग करती है, जिससे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो ये कलेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं, वनवासी जो होते हैं, जो ये कलेक्ट करते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो उनको अच्छा दाम मिल सके, उनकी लाइवलीहुड सस्टेन हो सके, उनको सोशल सिक्योरिटी मिल सके और वो एम्पावर हो सके, राइट, उनका सशक्तिकरण हो सके। तो इसके लिए सरकार इस स्कीम पर काम करती है। तो इस स्कीम के बारे में डिटेल में बात करते हैं। 14 नए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम के तहत इंक्लूड किया गया है। सरकार ने डिसाइड किया है कि नए 14 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स को मार्केटिंग करने के लिए, यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की मार्केटिंग करने के लिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम के तहत इसको जो है वो 14 नए आइटम्स को शामिल किया गया है इस लिस्ट में। और नए जो आइटम्स हैं उसमें हम लोग को टसर कोकून, सूखा कैथा यानी कि एलिफेंट एप्पल ड्राई, बांस यानी कि बैम्बू शूट, मालकांगनी के बीज, मालकांगनी सीड और वाइल्ड ड्राई मशरूम और भी काफी सारे ऐसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, यानी कि जंगली सूखे मशरूम के अलावा और भी काफी सारे, टोटल 14 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इंक्लूड किया गया है इस स्कीम के अंडर। तो ये स्कीम एग्जैक्टली है क्या, उसको समझते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसकी एक सिलेक्टेड, कि कौन से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होंगे, उसकी एक लिस्ट बनाई गई थी, राइट, उन आइटम्स की, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिस्ट बनाकर फैसला लिया गया कि ये जो भी लिस्ट सरकार ने तैयार करी है, जैसे कि अभी 14 आइटम्स को इसमें इंक्लूड किया गया, तो उन पर्टिकुलर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार खरीदती है और उसकी मार्केटिंग करती है देश में, राइट। और प्रॉपर वैल्यू चेन जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ये डेवलप करती है, मतलब इस स्कीम के तहत सरकार। और 2011 में सरकार ये स्कीम लेकर आई थी। मेन पर्पस ये है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते हैं, वनवासी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सोशल सेफ्टी प्रोवाइड कराना और उनके सशक्तिकरण में, उनके एम्पावरमेंट में हेल्प करना, राइट। तो ये चीज है, तो ये सरकार इस पर फोकस करती है। और इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार से होता है इस पूरी स्कीम का, तो देखो, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एमएसपी पर, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर परचेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट की डेजिग्नेटेड एजेंसी की होती है, यानी कि राज्य के द्वारा जो निर्धारित एजेंसी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो एजेंसी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे परचेज करे, ठीक है। और मार्केट प्राइस को असरटेन किया जाता है, यानी कि जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसको देखा जाता है। और उसके अलावा मार्केट करस्पॉन्डेंट जो होते हैं, यानी कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मार्केट में बेचेंगे, तो वो जो करस्पॉन्डेंट जो होते हैं उनकी सर्विस को निर्धारित किया जाता है। तो ये सब करने के लिए एक डेजिग्नेटेड एजेंसी होती है जो कि राज्य सरकार अपॉइंट करती है। उसका ये काम होता है कि जो मेजर मार्केट ट्रेडिंग जो है वो हो सके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। तो एक पर्टिकुलरली एक एजेंसी को बनाया जाता है, सेटअप किया जाता है, जो कि ये सब पूरा काम करती है, चेक करती है कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, राइट, और पूरी व्यवस्था करवाती है जिससे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मार्केट में बिके, उसका ट्रेड हो। और स्कीम जो है ये सपोर्ट करती है प्राइमरी वैल्यू एडिशन को और प्रोवाइड करती है सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज हो गया, वेयर हाउसेस हो गया, इस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कहां पर रखा जाएगा जिससे कि वो सड़े ना, और फिर प्रॉपर तरीके से उसे मार्केट तक पहुंचाना है। तो ये पूरी जो चीज होती है ये बेसिकली स्कीम के अंदर ही पूरी चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एक नोडल मिनिस्ट्री के तौर पर हमें देखने को मिलती है, जो कि इंप्लीमेंट करने का काम और मॉनिटर करने का काम करती है इस स्कीम के। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है वो निर्धारित की जाती है मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसमें ट्राइफेड की टेक्निकल हेल्प जो है वो ली जाती है। इसके अलावा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है गाइस, तो देखो, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 1 जो है, इसमें डेफिनेशन है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, कि जितने भी सभी के सभी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो प्लांट ओरिजिन के होते हैं, तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहलाते हैं। इसमें बैम्बू आता है, ब्रशवुड आता है, स्टम्स हो गए, केन्स, कोकून, हनी, वैक्स, लैक, तेंदू पत्ता, मेडिसिनल प्लांट्स और भी काफी सारी चीजें जो कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती हैं प्लांट ओरिजिन की, तो वो सभी की सभी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कैटेगरी में आती हैं। क्लियर है यहां तक आपको बातें। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे स्टार डस्ट 1.0 के बारे में। पहला ऐसा रॉकेट है जो कि बायोफ्यूल पर उड़ गया है, बायोफ्यूल के थ्रू ये रॉकेट चला है, राइट। स्टार डस्ट 1.0 इसको लॉन्च किया है 31 जनवरी को, और ये लोरिंग कॉमर्स सेंटर जो मेन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, तो वहां से इसको लॉन्च किया गया है।
और पहला कमर्शियल स्पेस लॉन्च है ये, जो कि बायोफ्यूल के ऊपर आधारित है। बायोफ्यूल एक नॉन टॉक्सिक हम लोग को फ्यूल देखने को मिलता है, एनवायरमेंट को पल्यूट नहीं करता है बायोफ्यूल, जैसे कि जो ट्रेडिशनली जो रॉकेट्स में जो फ्यूल उपयोग में लिया जाता है वो थोड़ा सा टॉक्सिक नेचर का होता है, बट ये नॉन टॉक्सिक नेचर का है। और स्टारडस्ट 1.0 जो है ये लॉन्च व्हीकल है जो कि स्टूडेंट्स और बजट पे लोड्स के लिए सूटेड है, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट्स वगैरह के लिए या बजट मतलब कम बजट में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए ये लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाता है। और ये जो स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च व्हीकल है ये बायोफ्यूल के ऊपर आधारित है, यानी कि इसमें जो फ्यूल डला है वो बायोफ्यूल, और बायोफ्यूल से ये उड़ने वाला पहला हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है, राइट, रॉकेट। और बायोफ्यूल क्या है गाइस, तो इसके बारे में पहले भी कई बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। हाइड्रोकार्बन फ्यूल है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर से, लिविंग या फिर वंस लिविंग मटेरियल, यानी कि एक समय पर वो जीवित हुआ, जैसे कि जो भूसा होता है, स्टबल जो हम लोग बोलते हैं, जैसे कि जो खेत होती है, खेत में जब किसान जो है मतलब पूरा काम हो जाता है, हार्वेस्टिंग वगैरह हो जाती है, कटाई वगैरह हो जाती है, उसके बाद जो फिर बच जाता है भूसा, तो वो क्या होता है, स्टबल होता है, उसको किसान जला देते हैं, जिसके चलते एनवायरमेंट पल्यूट होता है, तो वो स्टबल का उपयोग किया जा सकता है बायोफ्यूल बनाने में। और भी काफी सारे होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स जिसके तहत बायोफ्यूल बनाया जाता है, और काफी कम पीरियड ऑफ टाइम में ये बायोफ्यूल बन जाता है। बायोफ्यूल सॉलिड, लिक्विड और गैसियस नेचर का होता है। सॉलिड नेचर के बायोफ्यूल की अगर हम लोग बात करें तो वुड हो गया, ड्राइड प्लांट मटेरियल हो गया, वही ड्राइड प्लांट मटेरियल यानी कि वो भूसा वगैरह हो गया, पत्ती वगैरह हो गई, मैन्योर हो गया, राइट, खाद वगैरह हो गई, तो ये सब क्या होते हैं, सॉलिड बायोफ्यूल होते हैं। लिक्विड बायोफ्यूल में बायो इथेनॉल या बायो डीजल आ जाता है, और गैसियस बायोफ्यूल के अंदर बायोगैस हम लोग को एग्जाम्पल के तौर पर देखने को मिलता है। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।